आज इस वीडियो में हम लोग GSERT द्वारा प्रथम शाब्दिक परीक्षा के लिए अपलोड किए गए सेट 3 को सॉल्व करेंगे मैथ्स का। इसका पहला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 156 को आप भागा लगाइए 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से लगाएंगे, 3 एक का 3, 3 तिया 9। अब तो 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, सीधा 13 से जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। 156 इक्वल टू 2 बार लिखा हुआ है इंटू 3 इंटू 13। तो इस हिसाब से ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF दिया हुआ है 4, तो LCM निकालिए। तो यहाँ पे 96 इंटू 404 इक्वल टू HCF इंटू LCM होगा। तो LCM बराबर लिखेंगे 96 इंटू 404, यहाँ HCF मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे जाके भाग में हो जाएगा, इक्वल टू 96 इंटू 404 और HCF का वैल्यू 4 लिखा हुआ है। तो 4 एक का 4, 0 1, गुना कीजिए 9696। ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का LCM निकालिए। 12, 15 और 21 का LCM आप ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए किससे भागा जा रहा है, ये 3 से, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21। अब इनमें से देखिए कोई भी दो ऐसा नहीं है जो भाग लग रहा है किसी संख्या से, तो इसको हम लिखेंगे LCM इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 420, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। 6q प्लस 1 है, तो q की जगह पे यदि 1 2 3 4 इस तरह आप लगाते जाइए, तो पहले 1 रखिए 6 q की जगह पे, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 ये 7 हो गया। 6 इंटू 2 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 6 इंटू 3 रखेंगे तो 6 18 प्लस 1 19। इस तरह से देख रहे हैं ये विषम पूर्णांक आ रहा है, लेकिन हमको धनात्मक विषम पूर्णांक जो नहीं है वो खोजना है। तो ये तो विषम पूर्णांक है, यानी ये तो होगा नहीं। दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। 6q प्लस 2 है, यहाँ पे 1 रखिए q की जगह पे, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। फिर 2 रखिए q की जगह पे, तो 6 दूनी 12, 2 14। फिर 3 रखिए, 12 छत्ती 18 और 2 20। जब भी इसमें q का वैल्यू हम रखते जा रहे हैं तो देख रहे हैं हमेशा सम धन पूर्णांक आ रहा है, लेकिन हम लोग को खोजना क्या था कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है उसको बताइए, यानी ये तो विषम पूर्णांक है नहीं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 6x² हो गया, इसे 2 ऐसे भागों में बांटिए ताकि बीच वाला आ जाए। तो ये -3x और ये -2x करते हैं, तो 3 दूनी 6, x² भी आ जा रहा है और दोनों को जोड़ने से -5x भी आ रहा है। तो इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ रहा है x माइनस 3 माइनस 2, यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया 3 या x इक्वल टू 2। तो 2 और 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत हैं। देखिए शून्यक क्या लेते हैं, अल्फा बीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है दोनों शून्यक बराबर है, यानी कि अब हम लोग को अल्फा अल्फा लेना है और उन लोग का चिन्ह विपरीत होना चाहिए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, लेकिन हम लोग को अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखना है, बीटा के जगह पे माइनस अल्फा लिखना है। यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी। यहाँ पे ए क्या है, ए है 1, बी है ए और सी है माइनस बी। तो यहाँ पे हो गया माइनस बी के जगह पे ए है तो ए, और ए का वैल्यू क्या है 1 तो 1। तो यहाँ पे हो गया ए, ये वाला 0 और इधर माइनस ए, यानी कि ए इक्वल टू आ गया 0। और हम लोग को ए का ही वैल्यू निकालने बोला था, तो ए 0 ऑप्शन डी से सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि शून्य की संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये 1 और 2 जगह काट रही है, इसलिए शून्यक हो गया 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में समीकरण युग्म दिया हुआ है और ये कंडीशन है, तो समीकरण युग्म का क्या हल होगा। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग सेट 1 और सेट 2 में भी किए हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दिए हुए हैं, इन तीनों कंडीशन के हिसाब से इनका अद्वितीय हल होगा। यदि इस तरह का है तो अद्वितीय हल और संगत होगा, और यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद करेगी। और ऐसा यदि कंडीशन है तो ग्राफ समांतर हो जाएगा। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा क्योंकि समांतर है, आपस में कटने से यहाँ पे एक हल मिल रहा है, यहाँ पे कट ही नहीं रहा है, जब तो कोई हल नहीं होगा, असंगत। और इस स्थिति में एक दूसरे के ऊपर रेखा चढ़ जाती है, संपाती, यानी बहुत सारा पॉइंट मिल रहा है एक दूसरे के साथ, इसलिए अनेक हल होगा और ये संगत होगा। तो कंडीशन यहाँ पे हम लोग का है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये कंडीशन अद्वितीय हल के लिए है, ये वाला अद्वितीय हल, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी पे आधारित सवाल है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। तो असंगत जब है तो रेखाएं कैसी हो रही हैं, समांतर हो रही है। तो 10 नंबर का भी जवाब जो हो जाएगा ए हो जाएगा, समांतर। चलिए क्वेश्चन 9 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है समीकरण युग्म, इसके कितने हल होंगे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। a1 बाई a2, यहाँ पे a1 हो गया 2 और a2 हो गया 4, 2 दूनी 4, 1/2। अब b1 बाई b2, यहाँ b1 हो गया 3 और b2 हो गया 6, 3 दूनी 6, 1/2। और c1 बाई c2 देख लेते हैं, 5/15, 5 दिया 15, 1/3। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति कब होती है, जब दो रेखाएं समांतर हों, और जब समांतर हैं तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि कोई हल नहीं होगा। दस नंबर का सवाल अभी जस्ट आपको बताए थे कि जब असंगत होता है तो क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा समांतर। क्वेश्चन नंबर 11 में समीकरण युग्म का हल निकालना है। दो समीकरण युग्म दिया है, इसे यदि हम बराबर कर दे तो कट जाएगा। ये समीकरण 1, ये 2, इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना करते हैं और इसको बराबर करने के लिए 3 से। तो ये हो गया 10x माइनस 6y बराबर 16, और नीचे वाला हो गया 9x
प्लस 6y इक्वल टू 3। देखिए आपस में बराबर हो गया तो ये कट गया और 10 9 19, x इक्वल टू 16 और 3 19। तो x इक्वल टू हो गया 19/19 कट के 1। x का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग समीकरण 1 से y का वैल्यू ले आते हैं। समीकरण 1 में देखिए 5, x की जगह 1 लिख दिए, -3y इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3y इक्वल टू 8। तो 3y इक्वल टू 5 से 8 चला गया, क्या हो जाएगा -3 और y इक्वल टू -3/3 कट के 1 -1। तो x जहाँ पे 1 हो और y -1 हो तो ये ऑप्शन ए सही आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता है तब कब होता है? जब वो समांतर हो, और जब समांतर होगा तो वो क्या होगा? असंगत होगा। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो गया? असंगत। 13 नंबर में x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसका हल निकालिए। यहाँ पे देखिए y y मिल रहा है, चिन्ह विपरीत है, कट गया, 2x हो गया, 7 और 1 8 हो गया। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। तो x इक्वल टू हो गया 8/2, 2 चौके 8। अब y वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 से x की जगह पर रख देंगे 4 प्लस y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू हो गया 7 - 4 इक्वल टू 3। तो x y हिसाब से होना चाहिए। तो 4 3 कहाँ पे है ऑप्शन में, आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा द्विघात समीकरण है, यहाँ पे हम लोगों को चेक करना होगा। तो ऑप्शन 1 चेक करते हैं। x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। इधर 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 और माइनस 6 इधर गया, तो 7 इक्वल टू 0। यानी कि ये तो द्विघात है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जा रहा है और आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0। तो उसका एक मूल दिया हुआ है 4, एक मूल दिया यानी x इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो k का मान निकालिए। जब x इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। 3 4 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 4 है 16 और यहाँ हो गया 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। 16 32 16 48 और यहाँ पे 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। 4k और 48 से 4 गया 44, उधर जाएगा तो माइनस में, तो k इक्वल टू हो गया -44/4 कटा तो हो गया -11। अब -11 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में द्विघात समीकरण लिखने बोला गया है जिसमें मूल दिया हुआ है, अल्फा है 2 और बीटा है -2। तो द्विघात समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और समीकरण है इसलिए बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू है 2 और बीटा का वैल्यू है -2, एक्स प्लस 2 इंटू -2। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मूलों का योग नहीं बोला है, सिर्फ मूल बोला है, इसलिए अल्फा का अलग ले रहे हैं, बीटा का अलग ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर ये 2 - 2 0 हो जाएगा और यहाँ पे -4। ये ऑप्शन
एक्स स्क्वायर माइनस 4b। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति क्या होगी। मूल की प्रकृति निकालने के लिए सीधा सा है, हम लोग को डी चेक करना है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इक्वल टू यहाँ पे ए क्या है, ए है 4, बी है 4, सी है 1। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 16 माइनस 16 0। तो डी जब 0 होता है तो वो क्या होता है, मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। वास्तविक तथा समान, तो आंसर हो जाएगा समान, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 में द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालना है, यानी डी निकालना है हम लोगों को। तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस 4, सी इक्वल टू 3। डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गया 16, ये हो गया 24 माइनस 8। ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के समान मूल हैं, तो ए क्या होगा। समान मूल कब होता है, जब डी मेरा 0 हो जाए तो समान मूल होगा। यहाँ पे ए इक्वल टू ए ही होगा, बी इक्वल टू हो गया माइनस 4, सी हो गया 1। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे b के जगह पर लिखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया 16 माइनस 4a इक्वल टू 0। तो 4a इक्वल टू 16 लिख सकते हैं, और यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 16/4, 4 4 16। a का वैल्यू आ गया 4। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 20 में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल निकालिए। तो मूल हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ दो ऐसे भागों में बांटिए ताकि बीच वाला हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको 2x और x यदि कर दे तो 3x आ रहा है, चिन्ह माइनस में कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, x आ रहा है, x माइनस 2, और इन दोनों से माइनस 1, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। 2 और 1 कहाँ पे है ऑप्शन में, 2 और 1 देखिए, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन 21 में एपी दिया हुआ है, इसमें हमको प्रथम पद और सार्वंतर खोजना है। यहाँ पे प्रथम पद क्या हो गया 3/2, ए इक्वल टू हो गया 3/2, और सार्वंतर डी इक्वल टू दूसरा संख्या घटाओ पहला संख्या, तो 1/2 माइनस 3/2 इक्वल टू हो गया माइनस 2/2 कट के 1 इक्वल टू माइनस 1। तो ए हो गया 3/2 और डी हो गया माइनस 1। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 में एपी दिया हुआ है जिसका 30वां पद निकालना है। A30 निकालना है हमको। ए यहाँ पे दिया है 10, डी निकाल लीजिए। डी इक्वल टू क्या होता है, दूसरा संख्या घटाओ पहला संख्या, 7 माइनस 10 कितना हो गया -3। अब A30 का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कहाँ से ले रहे हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से हम लोग लिखे हैं इसको, और इक्वल टू ए का वैल्यू पुट कीजिए 10 और यहाँ पे 29 और डी का वैल्यू हो गया -3
इक्वल टू 10 माइनस 87 इक्वल टू -77। तो -77 आ रहा है बी में। क्वेश्चन नंबर 23 में एपी दिया हुआ है और इसका कौन सा पद 27 होगा। तो मान लेते हैं एनवा पद जो है 27 होगा। यहाँ ए एन इक्वल टू 27 है यदि, तो हमको ए चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी और इक्वल टू 27, यानी ए खोज लिए। ए हो गया 5 और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अब पुट कर देते हैं, ए के जगह पे 5 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पे 2 इक्वल टू 27। तो एन माइनस 1 2 इक्वल टू 27 से 5 जाएगा 22 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 22 बटा ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 11। तो एन इक्वल टू ये -1 उधर गया तो 11 प्लस 1 12, यानी 12वां पद जो है वो क्या होगा, 27 होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 में एपी दिया हुआ है और बोला है प्रथम 22 पदों का योग निकालिए। तो n इक्वल टू 22, ए हो गया यहाँ पे 8, डी हो गया यहाँ पे 3 माइनस 8, दूसरा संख्या घटाओ पहला संख्या -5 हो गया। तो एन निकालना है, प्रथम 22 पदों का योग। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है n का वैल्यू 22/2, यहाँ 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है -5। इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 कम 2 11 हो गया यहाँ पे, 8 दूनी 16 और ये -11 21 और 5 गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 105 हो गया इधर, और यहाँ पे हो गया 11 गुना -89 बराबर आ गया 979। ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं, देखिए यदि ये दो त्रिभुज है और ये समरूप है, तो समरूप कब होती है, जब ये एंगल इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। और भुजाओं में क्या बताया गया था, भुजा जो होता है वो समानुपाती होती है और कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे संगत भुजाओं के बारे में बात हो रहा है, इसलिए भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 26 में एक आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे आकृति में सबका वैल्यू दिया हुआ है। अब बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो AD1 DB 1.5 और यहाँ पे AE 2 EC 4 है। तो यदि ये थेल्स थ्योरम के हिसाब से सही है तो AD/DB इक्वल टू AE/EC आना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं। तो 1/1.5 इक्वल टू AE क्या है 2/4 है, 2 दूनी 4, यहाँ 1/2 हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट हटा 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इधर देखिए 2/3 आ रहा है और इधर 1/2 आ रहा है। ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, यानी कि ये थेल्स थ्योरम के अनुसार हम इसको लिख नहीं सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कि DE पैरेलल होगा BC का, ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम यदि प्रूफ होता है यहाँ पे तब DE समांतर हो जाता है BC का। दूसरा है कि क्या DE BC के बराबर है, देखिए DE ये है और BC ये है, BC DE से बड़ा है ना कि बराबर। तीसरा है DE BC पर लंब है, DE तो BC पर लंब नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 27 में समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा कैसी होती है। तो समरूप त्रिभुजों की भुजा जो होती है वो समानुपाती होती है और कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी यानी समानुपाती होती है भुजा। क्वेश्चन नंबर 28 में त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दिया हुआ है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य होगा ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे ए बी बाय आर क्यू यदि करते हैं तो 3.8 और इधर हो गया 7.6 कट के 1/2। अब यदि बी सी और इधर पी क्यू तो 6/12, ये भी 1/2। यहाँ पे फिर ए बी तो हो गया, ए सी बाय पी आर करते हैं तो 3√3/6√3, तो ये भी कट के 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों भुजाएं जो हैं आपस में क्या है, समानुपाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी इस तरह से चल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इस तरह से चल रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समानुपाती हो रहा है किसका, त्रिभुज आर क्यू पी के। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है, मान लीजिए ए बी सी समरूप है डी ई एफ के और इनके क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ डी ई एफ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पे बी सी क्या होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ एरिया जो दिया हुआ है इसको बस सॉल्व करना है। यहाँ 64 लिखिए, यहाँ पे आ जाएगा 121, यहाँ पे बी सी तो निकालना है, ई एफ दिया हुआ है 15.4। तो इसको सॉल्व करने पे इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो √64/121 इक्वल टू बी सी बाय 15.4। ये हो गया 8/11, इधर बी सी बाय 15.4। इसको सॉल्व कीजिए तो ये इधर आएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा बी सी इक्वल टू 8 × 15.4/11। काटिए, 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44। तो 1.4 × 8 जब करते हैं हम लोग तो इसका आंसर आ जाता है 11.2। आंसर आता है 11.2, ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन में है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसके शीर्षलंब निकालिए। शीर्षलंब बराबर होता है √3/2 × भुजा, और भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। काटिए, 2.20, 10√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31 में है, त्रिभुज एबीसी में ए बी, ए सी और बी सी का मान दिया हुआ है तो कोण बी क्या हो जाएगा। ए बी दिया हुआ है 12, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 144। इसके बाद दिया हुआ है बी सी 5, इसका भी स्क्वायर कर दिए 25। फिर दिया है ए सी, इसका भी स्क्वायर कर दिए 169। इन दोनों को जब जोड़ते हैं आपस में तो इसके बराबर हो जाता है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर हो रहा है। तो ये किस स्थिति में होती है? जब ऐसा पाइथागोरस AC कर्ण हो जाए और यहाँ पे B रहे, यानी कोण B क्या हो रहा है? कोण B मेरा 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज पर ही लगेगा, और इसलिए इसका हो गया आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये वृत्त है, इसको दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर दी तो ये रेखा कहलाती है छेदक रेखा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 33 क्वेश्चन नंबर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका त्रिज्या बोल रहा है यहाँ से यहाँ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इन दो रेखाओं के बीच की दूरी बताइए। तो इन दो रेखाओं के बीच की दूरी, ये वाला दूरी होगा पूरा, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर, तो टोटल मिला के कितना हो गया? ये दूरी हो गया आपका 10 और 10 मिला के कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA दिखाइए। ये एक वृत्त है, इसमें P से, यहाँ पे P कोई बिंदु है, P से स्पर्श रेखा है, ये दो स्पर्श रेखा है PA और PB। यहाँ पे केंद्र क्या है? O है। तो ये वाला ऐसे होता है, यहाँ पे लंब रहता है, ये हम लोग को पता है। स्पर्श रेखा पे केंद्र त्रिज्या लंब डालती है। किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये कितना बोल रहा है? ये 80 डिग्री बोल रहा है। यहाँ से जब ये रेखा हम लोग मिलाते हैं ना, तो ये त्रिभुज जो होता है आपस में सर्वांगसम होता है, तो ये कोण क्या हो जाएगा? आधा आधा बढ़ जाएगा। खाली ये कोण हो जाएगा 40 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो सिर्फ हम लोग को यहाँ पे खोजने क्या बोला है? POA, ये वाला कोण खोजिए। ये वाला कोण खोजने के लिए क्या होगा? ये 40 डिग्री जोड़ ये 90 डिग्री जोड़ कोण POA बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो कोण POA बराबर हो जाएगा यहाँ पे 180, और इधर जोड़ने के बाद इधर हो जाएगा 130, यानी कि 50 डिग्री। आंसर क्या हो जा रहा है? आंसर हो जा रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 35 में किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? हम लोगों ने पहले भी सेट में किया है कि एक बिंदु पे यदि एक बिंदु है तो उस पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 36 नंबर क्वेश्चन, 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 8 त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, केंद्रीय कोण, और इसका त्रिज्या r है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। यहाँ पे थीटा क्या है? 90, और 360 इधर हो गया। पाई में ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर में पाई में ही है। काटिए, 9 चौके 36, तो 1/4 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? हम लोगों ने पहले ही सेट में देखा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है, और ये व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दुगुना होगा। तो व्यास बराबर हो जाएगा 2r, और यहाँ पे r दिया हुआ है
7 सेंटीमीटर, तो बराबर 2 इंटू 7 बराबर 14, तो 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन नंबर है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरित करता हो। ये वृत्त है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, तो और इसका त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई हो जाएगी, चाप की लंबाई बराबर होती है थीटा बाई 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। कटिए इसको, थीटा है 90 और यहाँ 360 और यहाँ पे 2, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 14, 7 दूनी 14, 9 चौके 36, कटिए 2 दूनी 4 यानी कि 22। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ये है वृत्त, इसके केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ये हो गया 90 डिग्री। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये नहीं निकालना हम लोग को, ये वाला निकालना है। तो ये पूरा वृत्त का कोण कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है ये पूरा, उसमें से 90 निकल गया, तो 360 से 90 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 270 होगा। तो इधर वाला कोण क्या हो जाएगा 270। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 270 डिग्री बाई 360 गुना त्रिज्या क्या बोला है, त्रिज्या बोला है 10, 10 गुना 10। यहाँ पे काटिए 0 0 कटा 32 27 36 2 दूनी 4 2 1 2 5 10। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान कोने में 7 मीटर रस्सी लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां वो घोड़ा घास चल रहा है। ये एक वर्गाकार मैदान है, ये एक वर्गाकार मैदान है। यहाँ पे घोड़ा को यहाँ बांधा गया है और घोड़ा की रस्सी कितनी लंबी है 7 मीटर लंबी है। तो घोड़ा जब चढ़ेगा तो यहाँ से इतना ही ना चढ़ पाएगा, इससे ज़्यादा तो चढ़ेगा नहीं वो। तो ये क्या हो गया, ये वृत्त का 1/4 के बराबर आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/4। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये 7 मीटर दिया है, तो 7 गुना 7 काटिए इधर, 7 7 कटा, ये सॉल्व कीजिए 77/2 दूनी 4 2 1 2 2 1 2 77/2 हो गया। और इधर भाग देने पे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में आंसर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी।